जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में पढ़ेंगे जो युवा दिलों की धड़कन और जिन्होंने कम उम्र में ही जिस प्रकार क्रांतिकारी गतिविधि में भाग लिया और देश की आज़ादी के लिए अंत समय तक वो इस देश के लिए मर मिटे, वो थे अपने सुभाष चंद्र बोस। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया था। उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं उनका जीवन परिचय। जीवन परिचय लिखते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक, जो वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है, लेकिन उस समय हम देखें जिसमें इनका जन्म हुआ था उसको बंगाल बोला जाता। इसी कोई बंगाल, ये उड़ीसा बाद में अलग हुआ है। इनके पिताजी का नाम था जानकी दास बोस, जानकी दास बोस, और इनकी माता जी थी प्रभावती बोस। प्रभावती बोस पर ये काफी इनका ध्यान रखते थे और प्रभावती बोस का ही प्रभाव सुभाष चंद्र बोस पर पड़ा था। बचपन में बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान थे, कुशाग्र बुद्धि वाले थे, है ना। एक चीज को एक बार पढ़ने से याद कर लेते थे और समस्या नहीं थी। ये बहुत बड़े जामे उस समय जाने माने वकील थे। यानी सुभाष चंद्र बोस का बैकग्राउंड देख के खाते पीते परिवार से थे। जिस समय लोगों के पास साइकिल न हुआ करती थी, उस समय इनके पास कार हुआ करती थी। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही उच्च कोटि के परिवार से थे। पिताजी वकील थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कटक में ही हुई है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देखे ना, वो कहाँ हुई है, अपने मूल स्थान कटक में हुई है। और उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा में 10वीं तक इन्होंने पढ़ाई की और बहुत अच्छे मार्क्स लाए हुए हैं। उसके बाद इनको उच्च शिक्षा के लिए, कॉलेज के लिए, उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया कलकत्ता। आधुनिक जो कोलकाता है वही उसी समय था। कलकत्ता भेज दिया। कलकत्ता इन्होंने पर बीए की, और बीए भी साधारण अंकों से नहीं, पूरे यूनिवर्सिटी में वो सेकंड है। बहुत बड़ी बात थी। पूरे यूनिवर्सिटी में एक टॉपर आना बहुत बड़ी बात थी। और यहाँ तक कि उन्होंने 15 वर्ष की आयु में, जब वो 15 वर्ष थे, उस समय तक उनके जो आइडियल थे वो थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, उस स्वामी विवेकानंद का साहित्य जितना था वो सब पढ़ डाला था ये सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन आगे जाकर के बहुत बड़े क्रांतिकारी होते हैं। अब तक ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, एक प्रकार का किशोर है, वो था 15 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद का और अरविंद घोष, जो कि दक्षिण भारत का साहित्य लिखते थे, इन दोनों का, अरविंद घोष का और स्वामी विवेकानंद का साहित्य उन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में पूरा कर दिया। उसके बाद बीए करने के बाद 1919 में इनके पिताजी अच्छे खानदान से थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी। और पिताजी का सपना, उसमें उच्च सपना था कि मेरा बेटा है वो बड़ा से बड़ा अफसर बने। और अफसर उस समय सबसे बड़ी पोस्ट थी, वो थी ICS, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस। और आज भी भारत के अंदर जो नौकरी है वो यूपीएससी की IAS, इसको आजकल क्या बोला जाता है, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। भारत के अंदर IAS से बड़ा कोई अफसर पद नहीं है।
तो सुभाष चंद्र बोस के पिताजी जानकी दास बोस भी ये चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस एक प्रकार से इंडियन सिविल सर्विस में, क्योंकि बच्चा इंटेलिजेंट है, ठीक है ना, बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, और ब्रिलियंट बच्चे के लिए आईएएस की तैयारी, और उस समय आईएएस की तैयारी भारत में होती नहीं थी, न भारत में आईएएस की परीक्षा होती थी। उस समय जो आईएएस की परीक्षा हुआ करती थी वो होती थी लंदन में, और लंदन से आईएएस या भारत आते थे। आजकल आईएएस बनना एक बहुत बड़ी बात है, और आज से 100 साल 125 साल पहले आईएएस बनना एक बहुत ही कठिन काम था, लेकिन कठिन काम को सुभाष बाबू ने करके दिखाया। सन 1919 की बात है, सन 1919 की बात है। सुभाष चंद्र है वो चले गए लंदन। कहाँ गए? लंदन गए। फिर तैयारी वही होती थी, यहाँ तैयारी नहीं होती है, यहाँ तैयारी भी नहीं होती थी, और अंग्रेज यहाँ तैयारी करने भी नहीं देते, क्योंकि अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत के अंदर जो बड़े बड़े ऑफिसर पद है वो अंग्रेजों के पास रहे। भारतीय अगर ऐसे ऑफिसर पद यहाँ ले लेंगे तो फिर हमारी हालत खराब हो जाएगी। उस समय ये परीक्षा लंदन में हुआ करती थी, पेपर पूरा इंग्लिश में आता था। आजकल पेपर के ऑप्शन है, आप हिंदी में भी कर सकते, इंग्लिश में भी कर सकते, लेकिन उसमें कोई ऑप्शन नहीं था, केवल ये पेपर इंग्लिश में होता था, पेपर लंदन में होता था। और लंदन में सुभाष चंद्र बोस कब गए? 1919 में। केवल कितने 22 साल का लड़का लंदन जाता है, और लंदन जाकर के 1920 में परीक्षा होती है आईसीएस। उस परीक्षा में 1 2 3 4 नंबर पर नाम लिखा हुआ सुभाष चंद्र बोस। क्या बात है! उस मेरिट लिस्ट में जिसमें ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज निकला करते थे, भारतीय तो कभी आईएएस बनते ही नहीं थे, उस लिस्ट में चौथे स्थान पर नाम था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के मन में जो तमन्ना थी वो पूरी हो गई। इनके पिताजी ने इनके लिए जो सोचा था वो सब पूरा हो गया। वहां से मम्मी को कहा, मम्मी ये लीजिए, मम्मी ने उनको कांग्रेचुलेशन कहा। पापा जी को जब ये बताया तो पापा जी ने उसमें सोने की चैन नहीं दी। क्या दी थी? सोने की चैन और सोने की घड़ी। ये दोनों सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट दिया था। किसने दिया था? जानकी दास जी बोस ने इनको गिफ्ट दिया था। और सुभाष चंद्र बोस को अब ब्रिलियंट दिमाग है उसका, उसने सोचा कि मैं क्यों ना अंग्रेजों के सामने ये नौकरी है ये छोड़ दो, मुझे अंग्रेजों के सामने नौकरी नहीं करनी है। आप उस समय की बात करें तो उस समय बंगाल में एक जाने माने उस समय व्यक्ति थे, वो थे चित्तरंजन दास। उनके संपर्क में वो आ गए, उनसे ये बात की। तब सुभाष चंद्र बोस ने मम्मी को कहा, मम्मी आपको मैं ये बात बता रहा हूं कि मुझे ये नौकरी पसंद नहीं है। मम्मी ने कहा, बेटा क्या बात करता है, बड़ी मुश्किल से आईएएस बनते हैं और तू आईएएस बन करके ये मना कर रहा है। तब कहा, मम्मी मुझे नौकरी, अंग्रेजों की नौकरी पसंद नहीं है, मैं अंग्रेजों के आगे नौकरी नहीं करूँ, मैं आईएएस बनूंगा लेकिन मैं अंग्रेजों का नौकर कहलाऊंगा और मुझे अंग्रेजों का नौकर नहीं बनना है। तब वो मम्मी कहती है, बेटा जो तेरे पसंद है वो कर। तब वो अपने पिताजी से सहमति लेते हैं और 1920 में इस आईएएस की नौकरी को छोड़ देते हैं। ये काम किया सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद मैंने बताया चित्तरंजन दास, उसको सीआर दास बोलते हैं। सीआर दास जो इनके राजनीतिक गुरु बने, राजनीतिक गुरु। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और सीआर दास ये थे बोस के राजनीतिक गुरु। सुभाष चंद्र बोस उस परीक्षा के बाद, अब ये 1920 और 1897 का जन्म, मात्र 23 साल का लड़का, एक नौजवान लड़का कूद पड़ता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। उसमें भारत में चल रहा था असहयोग आंदोलन। आप सब सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ? जी हाँ, ये इस प्रकार हुआ, आप देखते रहिए। असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और असहयोग आंदोलन में कूदने पर उनको
गिरफ्तार भी किया था एक बार, और गिरफ्तार किया 1921 में। 1921 में गिरफ्तार किया, 6 माह की जेल हुई इनको, 6 माह की जेल हुई थी सुभाष चंद्र बोस को। उसके बाद असहयोग आंदोलन बहुत ही गति पकड़ी, उन्होंने अच्छी तरह से सुधरा था। उस समय 5 फरवरी 1922 को सोरासौरी नामक स्थान पर जो घटना हुई थी, उस वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। ये जब आंदोलन स्थगित किया था, तब सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार गांधी जी की आलोचना की थी कि बापू ये बच्चों वाली घटना आपने कैसे, बच्चे ऐसी घटना करते हैं, बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं, और आपने ऐसी हरकतें कैसे की। ठीक है, उसके बाद आंदोलन स्थगित कर दिया। उसके बाद कांग्रेस के 2 धड़े हो गए। तब 1924 में स्वराज पार्टी की स्थापना बनी, और इसकी स्थापना की थी ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू और उनके साथ चित्तरंजन दास, है ना, CR दास, इन दोनों ने ये की। तब चित्तरंजन दास को ये अपना आइडियल मानते थे। तब इन्होंने इस समय तो एक प्रचारक का कार्य किया, बहुत दौड़ करके प्रचार करते और सब जगह जाकर के प्रचार इसका करते। तो स्वराज पार्टी में इनका बहुत अच्छा योगदान रहा। उसके बाद चित्तरंजन दास हैं, वो बन गए कलकत्ता के महापौर बन गए, कलकत्ता के महापौर बन गए। ठीक है ना। तब कलकत्ता के महापौर जब ये बने, कलकत्ता के महापौर बने, बहुत बड़ी पोस्ट थी। कलकत्ता के महापौर बने तो इनको बनाया गया सहायक, सुभाष चंद्र बोस को उनका सहायक बनाया गया। और सहायक बनाने पर इन्होंने उस राजनीति में भाग लिया और इस प्रकार ये क्रांतिकारी गतिविधियों में ये थोड़ा बहुत लीन हो गए। और जब क्रांतिकारी गतिविधियों में ये भाग लेने लगे, क्योंकि युवा कांग्रेस के उसमें बहुत बड़े लीडर थे, उसमें ना युवा कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, और उनके मन में था क्योंकि IAS की नौकरी छोड़ने वाला बंदा अब ये सब बर्दाश्त करने वाला तो नहीं है। तब ये क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। इस वजह से इनको कर दिया गिरफ्तार, इनको गिरफ्तार कर दिया। सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करके उस समय सुप्रसिद्ध जेल मांडले जो ब्रह्मा में है, एक प्रकार की खौफनाक जेल है। कई लोगों के तो होश उसी में उड़ जाते थे जब इस जेल का नाम सुनते थे, क्योंकि इस जेल में इस प्रकार की व्यवस्था है कि इस जेल के अंदर रहा हुआ आदमी 1 या 2 साल बाद वो स्वतः ही मर जाता है, क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा है कि आदमी को बीमारी पकड़ लेती है, और बीमारी पकड़ने के बाद धीरे धीरे उस आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। सुभाष चंद्र बोस को पहुंचा दिया ब्रह्मा मांडले जेल, और 3 वर्ष तक की सजा हो गई। सुभाष चंद्र बोस के जीवन की ये सबसे खतरनाक टर्निंग पॉइंट था, और सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के लिए ब्रह्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया। उधर 1925 की घटना, ये 1925, उधर 1950 में एक और घटना होगी। CR दास इस दुनिया में नहीं रहे, अपने राजनीतिक गुरु को खो दिया और खुद जेल के अंदर चले गए। देखिए तमाशा, देखिए केवल 28-29 साल का एक नौजवान युवा किस प्रकार क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले रहा है, और वो जेल गया। 3 साल की सजा थी। 25, 26 और 27 वापस 27 में रिहा हो गया। 1927 में वहां से रिहा हो गए, वापस आ गए भारत। और जब भारत आए तो उनके मन में वो थी अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए कि मुझे अंग्रेजों को किसी प्रकार देश से निकालने। वापस कांग्रेस में शामिल हो गए, और कांग्रेस से वो परिचित पहले से थे, क्योंकि युवा कांग्रेस 1923 में अध्यक्ष बने थे। अब उस भाग लेने लगे, और उसी समय कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन था 1928 में। 1928 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन था। उस अधिवेशन में उसमें सबसे बड़े लीडर थे, उसमें थे ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू उसमें
सबसे बड़े नेता थे। और जवाहरलाल नेहरू उसमें युवा उभरते हुए युवा नेताओं में जवाहरलाल नेहरू का नाम था। महात्मा गांधी भी उसमें बड़े लीडर थे। तो जब कलकत्ता में ये कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उस समय मोतीलाल नेहरू ने ये सब जिम्मेदारी युवा सुभाष चंद्र बोस को दी थी। कलकत्ता अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में पूरी जो जिम्मेदारी थी वो सुभाष चंद्र बोस को दे दी कि आपको ये सब हैंडल करना है। इसमें बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर आएंगे कि कांग्रेस में दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन हर साल होता था। अब ये अधिवेशन कलकत्ता में 1928 में था। उस समय नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी और इसी समय वो नेहरू ने जो नेहरू रिपोर्ट पेश की थी उस समय उन्होंने कहा था कि हमें औपनिवेशिक स्वराज्य चाहिए, ठीक है ना। ये उस समय कहा था जब इसमें इसी अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट पेश की थी, नेहरू रिपोर्ट। तो उसमें पूरा हैंडल किया सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ने 100 लड़कों की 100 लड़के थे, युवा थे, उनकी टीम बनाई। उसका नाम दिया कांग्रेस कोर कमेटी। पुलिस की वर्दी पहना दी, हाथ में डंडा पकड़वा दिया और जब भी कोई बड़े नेता आते सैल्यूट करते हैं। इस प्रकार ये कांड किया। तब गांधी जी की एंट्री हुई तो गांधी जी ने एक बार देखा तो गांधी जी ने कहा ये क्या हो रहा है, सेना कहाँ से आ गई। तब गांधी जी ने कहा एक बहुत बढ़िया बात की थी, आप सुनना। गांधी जी ने कहा था इन बंदरों की फौज की क्या जरूरत है, बंदरों की फौज की क्या जरूरत है, वारे बापू हुआ तो अमर रहो। बापू ने क्या बात बोली है, इस बंदरों के फौज की क्या जरूरत है सुभाष चंद्र बोस, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर के महात्मा गांधी इस सेना के विरोधी थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस कभी भी महात्मा गांधी के सामने तक नहीं बोले। उसके बाद अब थोड़ा बहुत मनभेद हो गया सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के मध्य। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाला, फिर 31 में वापस रिहा हुए, फिर 32 में वापस जेल में डाला। उसी समय सुभाष चंद्र बोस को टीबी हो गई, क्योंकि मान ले जेल के अंदर 3 साल तक रहे थे, उसमें उनको बीमारी पकड़ी थी टीबी। और टीबी का इलाज करने के लिए वो 1934 में यूरोप गए अपना इलाज करवाने के लिए यूरोप गए। और यूरोप वहाँ कहीं गए तो इलाज करवाए। उसके अलावा वहाँ की समाजवाद था उसको उन्होंने पूरा पढ़ लिया। कि रूस का समाजवाद है, समाजवाद की क्रांति रूस में 1917 में हुई थी, उसको उन्होंने पूरा पढ़ लिया। और वहाँ पर इलाज करवाने के दौरान इनकी एंजिल से मुलाकात होती है ना। एंजिल कौन, इनकी पत्नी। 1937 में मुलाकात हुई थी एंजिल से और 1937 में सुभाष चंद्र बोस की एंजिल से शादी हो रही थी, ठीक है। अब कार आगे बढ़ाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जब 1937 में इलाज करा करके वापस हिंदुस्तान आए तो वापस कांग्रेस में शामिल हो गए। तो कांग्रेस उनका इंतजार कर रही थी। कांग्रेस के उसमें युवा लीडर थे, सुभाष चंद्र बोस को अपना आइडियल मानते थे। सुभाष चंद्र बोस उनकी हीरो थे। और सुभाष चंद्र बोस की जो भाषा थी, बोली थी, वो एक मतलब इतनी शानदार थी कि लोग देखना चाहते थे, उनको घंटों तक सुनना चाहते थे। तब उसमें 1937 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, वो था कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। क्या था कांग्रेस का पहले हरिपुरा अधिवेशन, फिर कांग्रेस का त्रिपुरा, 2 अधिवेशन हुए। अब उनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, 1937 मैंने बताया 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो था हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। इस समय सुभाष चंद्र बोस है वो इस कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने, पहली बार अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बने। और हरिपुरा वर्तमान अधिवेशन गुजरात में कहाँ है,
गुजरात। अब भारत का ऐसे देखे ना मानचित्र, तो यहाँ बंगाल है, यहाँ गुजरात है। देखिए आदमी की प्रसिद्धि देखिए, यानी आदमी गुजरात के अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बना, और 1 साल के अंदर जिस प्रकार से उसने कार्य किया, जिस प्रकार से इन्होंने थोड़ी बहुत सेना, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को पता था कि अंग्रेज लातों के बातों से नहीं मानने वाले हैं, और अंग्रेज ऐसे देश नहीं छोड़ेंगे, उनको सबक सिखाना पड़ेगा। सबक कैसे सीखोगा? सबक आप लातों से सीखोगे, बातों से नहीं मानने वाला। इनको सेना की जरूरत है, और सेना से ही इनको हटाया जा सकता है। लेकिन सेना शब्द गांधी जी को लगा, गांधी जी को बहुत बुरा लगा। गांधी जी ने कहा भाई अगली बार यह देश नहीं बनना चाहिए, कुछ भी है, अगली बार सुभाष चंद्र बोस अपनी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अगली बार अध्यक्ष बन गया तो फिर हालत खराब हो जाएगी, अपनी कांग्रेस का लक्ष्य है, हम भटक जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस अपने अध्यक्ष नहीं बनने चाहिए। तब 1939 में वापस एक त्रिपुरी अधिवेशन, ये त्रिपुरी पड़ता है एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। ये हुआ था 1938 में। इस अधिवेशन में बहुत ज्यादा बातें हुई। इस अधिवेशन की बात करें तो इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष की बात की। तब महात्मा गांधी ने कहा सुभाष चंद्र बोस आप चुनाव नहीं लड़ सकते। सुभाष चंद्र बोस ने कहा चुनाव लड़ूंगा, भले कुछ भी हो जाए, चुनाव में लड़ूंगा और मैं चुनाव जीतूंगा। उस समय सब चमचे थे वो गांधी जी के साथ थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा। तो गांधी जी ने एक बार इनसे कहा था कि आप अगर चुनाव लड़ोगे, आप जीतोगे तो ये गांधी की हार है, आप अगर चुनाव जीतोगे तो ये गांधी की हार है, और आप चुनाव नहीं लड़ोगे तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस माने नहीं, और सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव लड़ा। उस समय सुभाष चंद्र बोस के सामने कांग्रेस का एक आदमी था, सुभाष बोस के सामने था पट्टाभी सीतारमैया। वो गांधी जी के समर्थक थे, ये गांधी जी के समर्थक थे। गांधी जी ने इनका भरपूर सहयोग दिया, किसी प्रकार से पट्टाभी सीतारमैया को जिताया जाए और सुभाष चंद्र बोस को जीतने न दे। देखिए किस प्रकार की राजनीति चल रही है। हम आज की राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन ये उस समय की राजनीति, आज से 100 साल पहले की राजनीति में भी ऐसा था, तो आज तो स्वाभाविक है। तब गांधी जी ने इस आदमी को खड़ा किया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस 203 वोटों से जीत गए। बहुत बड़ी बात, वोटों से जीत गए। सुभाष चंद्र बोस 203 वोटों से जीत गए। अब गांधी जी को बहुत धक्का लगा। गांधी जी जो नहीं चाहते थे वो हो गया। अब गांधी जी ने दूसरा काम शुरू कर दिया, क्योंकि इस समय जो अध्यक्ष के साथ 14 व्यक्ति कार्य करते थे, वर्तमान का मंत्रिमंडल होता है ना, उसी प्रकार उस समय का ये मंत्रिमंडल 14 व्यक्ति मिल करके अध्यक्ष के साथ मिल करके काम काज करते थे। उसी समय इन 14 व्यक्तियों को कहा है भाई आपको सुभाष चंद्र बोस का सपोर्ट नहीं करना, ये गांधी ने कहा है। इसमें से 12 व्यक्ति गांधी के अंधे भक्त थे, इसको अंध भक्त कहेंगे। 12 व्यक्ति गांधी जी के अंध भक्त थे, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया और सुभाष चंद्र बोस को पकड़े, ये दी साहब इस्तीफा, हमें आपकी कार्यकारिणी में नहीं रहना है। उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन इस्तीफा दे दिया कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है, मुझे अध्यक्ष नहीं रहना है। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़प्पन है उस आदमी का। इस आदमी ने अध्यक्ष बनते हुए भी इस्तीफा दे दिया। तब दोनों से मनभेद हो गए। गांधी जी ने कहा सुभाष आप जिस कार्य को कर रहे हैं वो कार्य ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इस कार्य से हमें सफलता मिलेगी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा नहीं, ये ही सही समय है, ऐसा हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अब द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला है। जर्मनी इस समय हावी हो रहा है, और जर्मनी अब इतना हावी हो रहा है कि अब द्वितीय विश्व युद्ध होगा, और हमें द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ नहीं देना है, हमें मित्र दूरी राष्ट्रों का सहयोग करना है और अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। इतना कहा तब गांधी जी ने उस समय बिल्कुल मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं, सुभाष मैं तेरे साथ नहीं, सुभाष मैं तेरे साथ नहीं। सुभाष अगर तेरी
इस काम से अगर हिंदुस्तान को आज़ादी मिल जाता है तो अपना अलग काम कर सकता है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं तेरे ऐसे कारनामे में भाग नहीं लूंगा। तब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को रिजाइन कर दी, कांग्रेस छोड़ करके अब वो उन्होंने नई पार्टी बना दी, वो बना दी मई का महीना था, मई 1939 में होता था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने नई पार्टी बना दी और खुद कांग्रेस से अलग हो गई। कांग्रेस ने भी सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के लिए निकाल दिया पार्टी से कि ऐसा गद्दार हमें चाहिए नहीं, क्योंकि ऐसे गद्दार का मतलब क्या होता है? गद्दार का मतलब होता है कि जो भी गांधी जी के सामने बोलता है वो सब गद्दार थे उस समय। गांधी जी का ये मानना था सब मेरे कहने के अनुसार ही चले, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सत सिंह आजाद और सुभाष चंद्र बोस ये कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे जो गांधीवादी विचारधारा से बिल्कुल विपरीत चल रहे थे। उस समय ये मई का महीना है और पता है आपको सितंबर में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना इकट्ठी करनी प्रारंभ कर दी, सैनिकों को तैयार करना प्रारंभ कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए। इसमें 3 व्यक्ति का मैं आपको वक्तव्य देता हूँ, एक गांधी, एक JL नेहरू, एक बॉस सुभाष चंद्र बोस। ये 3 व्यक्ति ने द्वितीय विश्व युद्ध किया था। गांधी जी ने कहा था कि हमारा जो शत्रु है वो बुरी स्थिति में है, क्योंकि उसमें जर्मनी हावी हो रहा था, इंग्लैंड की स्थिति खराब हो रही थी, इंग्लैंड हार रहा था। इस समय गांधी जी ने कहा कि हमें शत्रु की बुरी स्थिति है, स्थिति के कारण इन पर वार नहीं करना चाहिए, इन पर वार नहीं करना चाहिए कि जर्मनी इस समय इंग्लैंड की स्थिति खराब है, जर्मनी जीत रहा है, इंग्लैंड हार रहा है, इस वजह से इंग्लैंड पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। नेहरू ने कहा तटस्थ रहो, मजे करो, देखते रहो क्या हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है, उसको होने दो। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा था मौके का फायदा उठाओ, मौके का फायदा उठाओ भाई, मौके का फायदा उठाओ और इन अंग्रेजों को यहाँ से अभी मौका है, ये अंग्रेज हारने वाले हैं, इसे अपने यहाँ से भी भगा दो। लेकिन गांधी जी से इनकी अनुमति थी। दोनों का लक्ष्य भारत का स्वतंत्र करना था, लेकिन दोनों के बीच में विचारों में मतभेद थे, है ना, विचारों में मतभेद थे, इस वजह से ये काम हो नहीं सका। इस कारण सुभाष चंद्र बोस ने अपने अकेले के दम पर कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां अपनी प्रारंभ कर दी, है ना। क्रांतिकारी गतिविधियां जो करनी प्रारंभ कर दी, तब सुभाष चंद्र बोस को 2 जुलाई 1940 को गिरफ्तार कर दिया। अब अंग्रेजों के सामने इस प्रकार की घटनाओं करोगे तो अंग्रेज आपको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर दिया, जेल में डाल दिया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस मानने वाले थे, जेल में उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, हड़ताल करनी प्रारंभ कर दी। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर सुभाष चंद्र बोस इस समय इस उम्र में अगर सुभाष चंद्र बोस जेल के अंदर मर गए तो हिंदुस्तान में क्रांति भड़क जाएगी, हिंदुस्तान पूरा क्रांति करेगा, इस कहीं न कहीं से इनको बाहर निकाल जाए। तब कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को जेल से रिहा कर दिया गया, जेल से रिहा कर दिया। लेकिन इनका घर था एलिंगटन रोड कोलकाता, वहां इनके घर में, सुभाष चंद्र बोस के घर में उनको नजरबंद कर दिया और उनके घर के बाहर सीढ़ी का जो पहरा है वो लगा दिया कि किसी प्रकार से पूरी नजर रखी जाए इस सुभाष चंद्र बोस पर कि किसी प्रकार से ये क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं करे, कौन इनके घर आता है कौन नहीं आता, सब इनकी जानकारी अंग्रेजों तक पहुंच जाए। सुभाष चंद्र बोस को अपने घर में ही कैद कर दिया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस रुकने वाले नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस जनवरी का महीना था, सुभाष चंद्र बोस जनवरी का महीना था, 16 तारीख थी, 16 जनवरी 1941, 16 जनवरी 1941 अपना भतीजा था सुशील बोस, उसको कहा रात के 2 बजे थे, हेलो सुशील क्या कर रहा है, तो के सो रहा हो, तो मेरे पास आ। दोनों वहां से गाड़ी ली और भागे। यानी अंग्रेजों को पता ही नहीं चला कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ है
और वो भाग करके कहाँ गए, और दोनों भाग करके पेशावर गए। पेशावर, पेशावर यानी पाकिस्तान। कहाँ गए, पेशावर। पेशावर में एक थी कीर्ति किसान पार्टी, कीर्ति किसान पार्टी थी। उनका अध्यक्ष था उस समय, उनका अध्यक्ष बहुत बड़ा जासूस था, ठीक है ना, भगत राम तलवार। उसका नाम था भगत राम तलवार, बहुत बड़ा जासूस था ये। उनका अध्यक्ष था। ये दोनों जाकर इनसे मिलते हैं। भगत राम तलवार को कहते हैं मैं अंग्रेजों को चकमा देकर के आ गया हूँ और मुझे यहाँ से आगे पहुंचाए, मुझे जर्मनी जाना, हिटलर से मिलना है। जब तक मैं हिटलर से नहीं मिलूंगा तब तक मेरा काम नहीं बना। मैं हिटलर से मिलूंगा और मैं दूरी राष्ट्रों का साथ सहयोग दूंगा और भारत से अंग्रेजों को भगाने में सहयोग करूंगा। तब भगत राम तलवार सुशील बोस कहते हैं आप वापस जाओ, और भगत राम तलवार और ये क्या नाम है सुभाष चंद्र बोस, वहां से दोनों पैदल रवाना होते, कोई गाड़ी नहीं थी, पैदल रवाना हुए। उनको जाना था काबुल। काबुल कहाँ पर था, अफगानिस्तान। उनको अफगानिस्तान जाना था। तब इसलिए इन दोनों ने अपना वेश बदला। ये भगत राम तलवार और एक थे सुभाष बोस। इन दोनों ने अपना नाम चेंज किया, ड्रेसेस चेंज की। भगत राम तलवार बना रहमत अली इन्होंने अपना नाम दिया, और सुभाष चंद्र बोस अपना नाम दिया जियाउद्दीन। दोनों के पठानी वेश में दोनों पेशावर से अफगानिस्तान काबुल के लिए वहां रवाना हो गए। लेकिन जब काबुल पहुंचे वहां पर इनको रोका गया। सीमा पार और चेकिंग होती है, वहां इनको रोका गया। तो वहां पाश्तो भाषा बोली जाती है, पाश्तो भाषा बोली जाती है। और ये पाश्तो भाषा भगत राम तलवार तो एकदम ठीक ठाक था, क्योंकि वो तो बहुत एक प्रकार का गुप्तचर था, उनको सब प्रकार का नॉलेज था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की पाश्तो भाषा नहीं आती थी। तब सुभाष चंद्र बोस को कहा गया तुम गूंगे बन जाओ। सुभाष चंद्र बोस वहां गूंगे बने, और भगत राम तलवार वहां से गए। तब उन्होंने पूछा ये कौन है, तो कि हम पेशावर से आए हैं, मेरा नाम रहमत अली, इनका नाम जियाउद्दीन है, पठान है, हम यहाँ मस्जिद में आए हैं। ये हमारे चाचा जी लगते गूंगे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। ये 16 जनवरी को रवाना हुए। ये मार्च का महीना, लगभग एक महीने पर स्नान नहीं करोगे तो दाढ़ी बाड़ी बढ़ गई, और लगभग एक प्रकार का पठानी वेश और बुढ़े लगने लगे, ठीक है ना। वहाँ इनको काबुल में जब वहाँ था वहाँ उनको रोक दिया, वहाँ उनका रोका, ठीक है ना। कहते हैं वहाँ पर 52 दिन रुके थे ये, 52 दिन रुके थे, और 52 दिन बड़ी मुश्किल से रुके थे। और उस समय एक उत्तम सिंह वहां था, उत्तम सिंह, इन्होंने इनकी सहायता की थी। उत्तम सिंह ने सहायता की। उत्तम सिंह का ऐसा है, यहाँ दूतावास है, उच्चायुक्त बोलते हैं। दूतावास जर्मनी का भी है, इटली का भी है, जर्मनी का भी है, इटली का भी है। ऐसा करो, इन दूतावासों से संपर्क करो और आपको जर्मनी इटली जाना है, आपको पहुंचा देंगे। तब उत्तम सिंह सहयोग किया, व्यापारी थे बहुत बड़े, जर्मनी के दूतावास में गए। उन्होंने कहा इटली में जाओ, आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन दोनों के जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कहा मेरा असली नाम सुभाष चंद्र बोस है, मैं हिंदुस्तान से आया हुआ हूँ और मैं दूरी राष्ट्रों का सहयोग करने के लिए जा रहा हूँ, और मुझे इसका परमिशन दे। तब इन दोनों देशों ने मिलकर के इनको पहुंचाया रूस, मास्को पहुंचाया, रूस की राजधानी मास्को पहुंचाया। ये मास्को में कुछ दिन रुकने के बाद आगे गए इटली, रोम में कुछ दिन रुके, और उसके बाद ये चले गए बर्लिन। बर्लिन क्या है, जर्मनी की राजधानी। बर्लिन क्या है, जर्मनी की राजधानी है। और वहां पर ये हिटलर से मुलाकात करते हैं। एडोल्फ हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध का जन्मदाता, उस समय का तानाशाह, बहुत बड़ा क्रांतिकारी, और मतलब उस समय का पूरी दुनिया पर
राज करने वाला हिटलर से मिलते हैं मई 1942 को इनकी हिटलर से मुलाकात होती है। किनसे? हिटलर से। हिटलर को ऐसा वैसा आदमी नहीं था सीधे जाते मैं कम्युनिस्ट था मिल जाओ, नहीं, हिटलर बहुत बड़ा आदमी था, जर्मनी का चांसलर था उस समय, और हिटलर से इनकी होती है मुलाकात। उस समय सुभाष चंद्र बोस मुक्त इंडिया रेडियो स्टेशन की शुरुआत भी करते जर्मनी में, और वहां से दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा भी देते। सुभाष चंद्र बोस वहाँ हिटलर से बातचीत करते हैं और कहते हैं हिटलर ने कहा था कि आप 38 करोड़ भारतीयों के नेता और मैं 5 करोड़ जर्मनों का नेता हूँ, आप बड़े हो। लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो जर्मनी ने जब बात की सुभाष चंद्र बोस को, तो हिटलर ने कहा आप ऐसा करो, हमारे यहाँ से काफी दूरी है, क्योंकि ये भारत को देखें तो ये या भारत है, इधर ये यूरोप महाद्वीप है ना, ये यूरोप महाद्वीप है, तो इधर जापान है, इधर ही देश है जापान। आप ऐसा करो, हमारे यहाँ से दूरी ज्यादा है, आप ऐसा करो जापान चले जाओ। कहाँ चले जाओ? जापान चले जाओ, और जापान से आप, जापान आपका पड़ोसी पड़ेगा, और जापान का आप सहयोग करो, जापान हमारे साथ है ना, आप जापान का सहयोग करो, जापान हमारे साथ है, और फिर मिलकर के आप वहीं से आपको सहायता ज्यादा मिलेगी। तब कहते हैं भाई जाना बहुत मुश्किल है, तब जर्मनी है यू बोट, पनडुब्बी जो पानी के अंदर चलती है ना, बहुत गहराई में चलती है, पानी के अंदर चलती है, यू बोट पनडुब्बी से यहां से रवाना हुए और यहां तक उनको छोड़ दिया। यहाँ देश है मेडागास्कर, ये मेडागास्कर देश है, ये देश अफ्रीका में। इससे आगे तो फिर अंग्रेजों का राज था। फिर यहां से इनको पहुंचाया गया जापान, यहां से इनको पहुंचाया गया जापान। तो सुभाष चंद्र बोस का देखिए किस प्रकार का इनका एक प्रकार का चल रहा है। तब वो जापान जाने से यहाँ पहले सिंगापुर पड़ता है, यहाँ पड़ता है सिंगापुर, यहाँ जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन द्वीपों पर भी भारतीय रह रहे थे, उनसे मिलते हैं। ठीक है, उनसे मिलकर के वो वहां पहुंचते हैं, और वहां पहुंच करके वहां एक पहले से INA आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आजाद हिंद की फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की, ध्यान रखना, इसकी की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, और इसका पुनर्गठन तब किया था सुभाष चंद्र बोस और रासबिहारी बोस। वहां पर रासबिहारी बोस मिलते रहते थे, वो रासबिहारी बोस से मिलते हैं, और रासबिहारी बोस इनको INA की कमान देते हैं और कहते हैं आप इनका सहयोग करो। तब उस समय उनके वो जाते हैं जापान की राजधानी टोक्यो, और जापान के प्रधानमंत्री उस समय थे, तो जापान के प्रधानमंत्री से वो करते हैं मुलाकात। ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री से करते हैं मुलाकात करते हैं। जापान का प्रधानमंत्री थे टोजो। कौन थे? जापान PM टोजो से मिलते हैं, और अपनी बिल्कुल बताते हैं मैं ये करूंगा, मुझे भारत से अंग्रेजों को हटाना है, और उनका भी लक्ष्य ये था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, किसी प्रकार से अंग्रेजों को हराना है। तो टोजो है, उनको समुराई कहते हैं, समुराई की उपाधि दी किसको दी? सुभाष चंद्र बोस को समुराई की उपाधि दी वहां पर। अब ये हो गया, अब वो सुभाष चंद्र बोस को रासबिहारी बोस के सहयोग से INA का पुनर्गठन किया गया, आजाद हिंद फौज का वापस पुनर्गठन किया गया। ठीक है, अब INA ने सिंगापुर में अपना झंडा गाड़ दिया।
फिर सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का गठन किया। 1943 अक्टूबर का महीना 21 तारीख INA ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का गठन किया। और उसके बाद जो भारत के जो द्वीप थे, अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप थे, उन द्वीपों पर उन्होंने कब्जा कर दिया और उनको इन द्वीपों का नाम दिया शहीद स्वराज। शहीद स्वराज इन दोनों द्वीपों का नाम दिया गया, जो आजकल जिसको अंडमान निकोबार कहा जाता है। इन द्वीपों पर जापानियों का अधिकार हो गया और इनका नाम दिया शहीद सरकार। और यहाँ पर आजाद को बोला आप सरकार बनाओ, आजाद सरकार बनेगा। उसके बाद INA वो आगे बढ़ता है। INA जापान के सहयोग से उधर अपने कोहिमा और इम्फाल यानी मणिपुर, नागालैंड 7 बहनों वाले राज्य, वहां से सुभाष चंद्र बोस कहता है यहाँ से हम प्रवेश करें। यहाँ क्या है कि एक प्रकार का जंगली और पथरीला इलाका है और यहाँ सुरक्षा भी इतनी है नहीं, इसलिए यहाँ से भारत में प्रवेश करें और किसी न किसी प्रकार यहाँ प्रवेश करके हम अंग्रेजों को यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसी समय 1944 की घटना है, विश्व युद्ध चल रहा था। हिटलर ने आत्महत्या कर दी अप्रैल के महीने। हिटलर ने आत्महत्या कर ली तो जर्मनी एकदम बैक पर पहुंच गया। उसके बाद मुसोलिनी ने आत्मसमर्पण कर दिया, इटली बैक में चला गया। मुसोलिनी के आत्मसमर्पण करने के बाद ये जो था इटली था वो भी बैक में आ गया। अब एकमात्र देश रहा वो जापान लड़ रहा था। INA और जापान दोनों अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। उधर अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम बरसाए। इसका परिणाम ये हुआ कि जापान नष्ट हो गया। 3 देश जो एकदम खास थे, तीनों धराशायी हो गए। अब INA को लगा अगला निशाना हमें, तो सुभाष चंद्र बोस ने जितनी जो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी, इन सब सैनिकों आप निकल जाओ यहाँ से, आप यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, तब सुभाष चंद्र बोस ने वो जो थी वो सब जो बनी थी ना, वो सब गठन जो था, एक जो थी 6 जुलाई की बात है, एक जो 6 जुलाई की बात है, 6 जुलाई 1944 को पहली बार रेडियो से रंगून, जो बर्मा की राजधानी रंगून से महात्मा गांधी को संबोधित किया था। महात्मा गांधी को संबोधित करके राष्ट्रपिता का सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा है ना। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। ठीक है, तो रंगून रेडियो स्टेशन से ये कहा था, महात्मा गांधी हे हमारे राष्ट्रपिता, हमें आपकी जरूरत है। लेकिन उधर अमेरिका ने जिस प्रकार वो परमाणु बम बरसाए, अब सुभाष चंद्र बोस को वहां से निकलना था, क्योंकि अगला निशाना सुभाष चंद्र बोस था। जापान के पास गए, किसी न किसी प्रकार से मुझे यहाँ से निकलो। तो जापान फ्लाइट की व्यवस्था करते हैं, प्लेन की व्यवस्था, और वहां से सुभाष चंद्र बोस को भेजते हैं। तो कहते हैं वो ताइवान की तरफ वो जा रहा था, तो वो क्रैश हो गया और वहीं वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और दुर्घटनाग्रस्त होने से 16 अगस्त है ना, 16 अगस्त वो चढ़े थे, 18 अगस्त को वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और उसके बाद दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ है। ठीक है, कोई जानकारी नहीं मिली कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ है। सुभाष चंद्र बोस वहां से गुम हो गए। सुभाष चंद्र बोस कभी मिले ही नहीं। अभी मैंने 2-3 साल पहले अखबार में पढ़ा था, गुमनामी बाबा, आपने भी सुना होगा ना, गुमनामी बाबा। तो कहते हैं गुमनामी बाबा के पास वो फाइलें मिली सुभाष चंद्र बोस की, जो कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताते हैं। और कई लोगों ने कयास लगाए थे यही सुभाष चंद्र बोस हो सकता है, लेकिन गुमनामी बाबा था वो बोलता नहीं था। समस्या ये है, लोगों ने कयास निकाल लगाए हैं कि वो गुमनामी बाबा ही हो सकता है सुभाष चंद्र बोस। कोई पता नहीं है, सरकार ने दबा दिया। आज देखते हैं एनसीईआरटी का सिलेबस, देखते हैं आज एनसीईआरटी का सिलेबस है क्लास 1 to लगा 12 तक, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। केवल यही
सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। दिल्ली सरोवर जय हिंद का नारा दिया। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी और हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बने। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कम जानकारी है। इस प्रकार की सरकारें भी इन जानकारियों को दबाती है। अब वो सब सरकारें जाने, लेकिन कुल मिलाकर के सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखते हैं बहुत शानदार कैरियर उनका। वे खाते पीते परिवार से उठे, लेकिन उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और कांग्रेस के अंदर रहते हुए उसके बाद कांग्रेस से बाहर भारत में रही और भारत से बाहर जर्मनी, इटली, फ्रांस, ठीक है ना, यहाँ तक कि रूस, सिंगापुर, जापान आदि देशों में उन्होंने सैनिक तैयार किए और एक प्रकार से युद्ध का बैकग्राउंड तैयार किया। वही आगे जाकर के भारत को स्वतंत्रता दिलाई। जब क्लाइमेट एटली जब भारत आए थे